तो डियर स्टूडेंट्स, अपन वेक्टर पढ़ चुके हैं और वेक्टर पढ़ने के बाद बेसिक मैथ्स अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं क्या, मोशन इन वन डायमेंशन। तो बच्चों यार, इसके अंदर आपको बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज चाहिए, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ। ठीक, कम से कम ये तीन चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। दूसरी बात, आपको वेक्टर कंप्लीट आना चाहिए। अगर वेक्टर अच्छे से नहीं आता है तो फिर ये चैप्टर आपको फिर से तकलीफ देने वाला है। तो पहले वेक्टर को अच्छे से कंप्लीट करें, जिसमें वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट वगैरह सारी चीज़ें छोटी छोटी वो अपन को आनी चाहिए। और बेसिक मैथमेटिक्स का कुछ हिस्सा आना चाहिए, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ वगैरह की नॉलेज, क्योंकि आगे जाके चैप्टर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं अपन मोशन इन वन डायमेंशन। तो बेटा ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट होता है, देखो, मोशन शब्द से। दो शब्द अपन को यहाँ पे समझने हैं, एक तो है रेस्ट और एक दूसरा क्या है, मोशन। अगर हम डे टू डे लाइफ में पूछें किसी से कि रेस्ट या मोशन का क्या मतलब है, तो जनरली हमें ये जवाब मिलता है कि जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जो चीज़ रुकी हुई है वो रेस्ट पर है, और जो चीज़ चल रही है वो किस में है, मोशन में। ये डे टू डे लाइफ में हम इसे बोल देते हैं। बट फिजिक्स में रेस्ट और मोशन का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा अपन। सपोज अपने पास एक ऐसी बस है, ठीक, और इस बस के अंदर दो पैसेंजर हैं, ए और बी, ठीक, और यहाँ पर एक और ऑब्जर्वर है, सी, और बस ऐसे चल रही है आगे 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, सिचुएशन थोड़ी सी इमेजिन करना आप। एक बस है, बस के अंदर दो पैसेंजर है, ए और बी, दोनों बैठे हुए हैं, और एक थर्ड कोई इंसान है जो सड़क पे खड़ा हुआ है, जिसका नाम क्या है, सी। अब अगर मैं बी से पूछूं, ठीक है ना, अगर मैं बी से पूछूं कि बताओ ए तुम्हें कैसा दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों बैठे हुए हैं, और अगर बी वाला ए को देखेगा तो उसको वो कैसा दिखाई देगा, रेस्ट पे। तो विद रिस्पेक्ट टू बी, जो हमारा ए है वो किस पे है, रेस्ट पे है। ठीक, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन में पूछूं सी से कि बताओ तुम्हें ए कैसा नजर आ रहा है, तो ए बस के अंदर बैठा हुआ है और बस आगे की तरफ मूव कर रही है, तो सी को ऐसा लगेगा ये बंदा जो है ए वाला, ये आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो अगर सी से पूछेंगे अपन कि ए कैसा दिखाई दे रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू सी ए वाला कैसा दिखेगा उसको, ए इज इन मोशन। अब आप देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हो गई, ए वाला रेस्ट पर भी है और ए वाला मोशन में भी है। अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए, बी के लिए ए वाला रेस्ट पर है और सी के लिए ए वाला किस में है, मोशन में है। यानी कि ये जो बेटा कॉन्सेप्ट है रेस्ट और मोशन का, ये टोटली दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जर्वर पे। ये कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है दोनों की, ऑब्जेक्ट की और ऑब्जर्वर की। किसी एक ऑब्जर्वर के लिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है और किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए सेम ऑब्जेक्ट किस में हो सकता है, मोशन में हो सकता है। तो रेस्ट एंड मोशन टोटली डिपेंड करती है किस पे, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर पे। कौन ऑब्जेक्ट और कौन ऑब्जर्वर है, ठीक है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन जो है वो कैसी टर्म है बेटा, रिलेटिव टर्म है। ध्यान से समझते चलना, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट पर है ना एब्सोल्यूट मोशन में है, ठीक है। यानी एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज नहीं होती है रिलेटिव टर्म में। हमारे लिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो किसी दूसरे के लिए किस में हो सकता है, मोशन में हो सकता है। जैसे अगर अपन अर्थ की बात करें तो अर्थ को अगर कोई दूसरे सोलर सिस्टम से ऑब्जर्व करे ऑब्जेक्ट्स को, तो अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो अर्थ पे रखी हुई सारी चीज़ें जो सोलर सिस्टम के बाहर से देख रहा है, किसी दूसरे प्लेनेट से देख रहा है, तो अर्थ पे रखी हुई सारी चीज़ों से कैसी नज़र आएगी, मोशन में नज़र आएगी। और हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो वो हमें कैसे नज़र आएंगे, रेस्ट पे नज़र आएंगे। कुल मिला के बात हमें ये समझनी है इस टॉपिक से कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म है,
डिपेंड करेंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों के ऊपर, और एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में कोई भी बॉडी नहीं है। ठीक है, इतनी बात आप लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो रेस्ट और मोशन अपन ने समझ लिया। रेस्ट के लिए अगर अपन डेफिनेशन वाइज बोलना चाहें तो हम ऐसा बोल सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर कब होगा, जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, देन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। मोशन के लिए क्या हो जाएगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। इसकी डेफिनेशंस हो गई। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखो, अपने चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, मोशन इन वन डायमेंशन। अब 1D मोशन, 2D मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन, इनमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा पहले ये जान लेते हैं, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं चैप्टर में। बेटा 1D मोशन का मतलब होता है, 1 डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा है तो वो कौन सा मोशन कर रहा है, 1D। 2D मोशन का मतलब क्या होगा, मोशन अलोंग अ कर्व इन अ प्लेन। किसी कर्व्ड पाथ पे अगर पार्टिकल चल रहा है एक प्लेन में, जैसे ऐसे रास्ते पे चल रहा है पार्टिकल, ठीक है, तो कर्व्ड पाथ पे अगर चल रहा है किसी एक प्लेन में, तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा, आपका 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। ठीक है, ये अपन प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह पढ़ेंगे आगे, तो वहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन आएगा। 3 डायमेंशनल मोशन का मतलब हो गया मोशन इन अ स्पेस। ठीक, मोशन इन अ स्पेस। जैसे हम पतंग उड़ाते हैं हवा में, तो जो पतंग का जो मोशन होता है, काइट का जो मोशन होता है, वो सभी तरफ होता है, सभी डायरेक्शंस में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोशन इन स्पेस या मोशन इन 3 डायमेंशन। ठीक है, मोशन अलोंग अ कर्व इन अ प्लेन, एक प्लेन में किसी कर्व के ऊपर पार्टिकल चलता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन। और 1D मोशन का मतलब क्या हो गया बेटा, स्ट्रेट लाइन पर अगर पार्टिकल चल रहा है तो वो कौन सा मोशन कहलाएगा, 1 डायमेंशनल मोशन। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इसमें आता है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। देखो ये 2 टर्म्स हैं अपने पास, एक तो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और दूसरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। कई किताबों में सिर्फ डिस्टेंस लिखा हुआ है, बट सही क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिखेंगे हम और डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। एनीवे समझते हैं। जैसे ये एक पॉइंट ए, ये दूसरा पॉइंट है बी। अब मैंने ये बोला किसी को कि भाई ए से बी पे जाओ, और पार्टिकल ने ये रास्ता अपनाया और कहाँ पहुँच गया, बी पे। कोई पार्टिकल ए पे था इनिशियली और मैंने उसको बोला बी पॉइंट पे जाओ, तो पार्टिकल ने ये वाला रास्ता फॉलो करते हुए बी पर पहुंच गया। अब मैंने ये पूछा कि पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड करी, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये पूरी लेंथ मेजर करनी पड़ेगी जहां पर पार्टिकल ने ट्रेवल किया ए से बी तक पहुंचने में। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हमें ये पूरी लेंथ जिस पर ये पार्टिकल चला है वो यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो आंसर आएगा। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रेवल जो है बेटा वो ये भी डिपेंड करेगी कि पार्टिकल ने पाथ कौन सा फॉलो किया। अगर मान लो वो ऐसा पाथ फॉलो करते हुए जाता ए से बी, तो फिर ये पूरी लेंथ हमें मेजर करनी पड़ती, ये पूरी लेंथ मेजर करनी पड़ती, तो डिस्टेंस ट्रेवल का आंसर फिर से क्या आता, अलग आता। तो डिस्टेंस ट्रेवल जब भी पार्टिकल का निकालना है हमें, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन, पार्टिकल ए से बी गया तो जिस रास्ते पर पार्टिकल गया उस पूरे रास्ते की लेंथ को हमें मेजर करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा,
तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको सिर्फ शॉर्टेस्ट लेंथ देखनी है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की। तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। किस रास्ते पर पार्टिकल गया हमें उससे मतलब नहीं है, हम सीधा सीधा एक वेक्टर बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे एक इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कराते हुए। टेल होगी इनिशियल पॉइंट पे और हेड हमारा किधर रखेंगे हम, फाइनल पॉइंट पे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ आएगी इसी का हमने नाम क्या रखा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त हमें सिर्फ 2 पॉइंट देखने हैं, इनिशियल और फाइनल। और इनिशियल को फाइनल से हमें स्ट्रेट लाइन से क्या कर देना है बेटा, कनेक्ट कर देना है। तो जो भी लेंथ आएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि पार्टिकल ने ए से बी जाने पर कौन सा रास्ता अपनाया। अगर पार्टिकल ए से भी जाता तो भी डिस्प्लेसमेंट तो यही होता, पार्टिकल इस रूट को भी फॉलो करता तो भी आपका डिस्प्लेसमेंट तो क्या आता, सेम आता। यानी कि डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, वेयर एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। अब देखो इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अब इस पे अपन क्वेश्चन लेते हैं, फिर इनके बारे में अपन डिफरेंसेस भी जानेंगे। और ठीक है ना, अभी तो आप इतना सा याद रख लेना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये इनिशियल और फाइनल ही वेक्टर बनाया आपने। ठीक है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि वेक्टर आने चाहिए। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट पे अपन अब बारी बारी से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तरीका ये रहेगा कि पहले मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, आप लोगों को एक अटेम्प्ट करना है और ईमानदारी से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आप सॉल्यूशन पे जाएंगे। फिजिक्स में हमेशा ध्यान रखना बेटा, एफर्ट लगाना जरूरी है न्यूमेरिकल के लिए। एक कोशिश ज़रूर आप करेंगे न्यूमेरिकल थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, भले इसे आंसर नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, बट एक कोशिश जरूर करेंगे और धीरे धीरे फिर इंप्रूवमेंट आता जाएगा। तो मैं भी क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए, आप पहले सॉल्व करना फिर उसके बाद सॉल्यूशन पे जाना। ओके, तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए बच्चों। अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 7 मीटर, फाइंड इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कंप्लीट्स। इसके मैंने 3 हिस्से दे रखे हैं, क्वार्टर राउंड, हाफ राउंड और फुल राउंड। इसका आप सोल्व करिए फिर इसके सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, तो आई होप आपने अटेम्प्ट किए होंगे, अब आंसर इसके चेक करते हैं अपन। ठीक है ना, तो सवाल ऐसा है कि एक पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, इसकी रेडियस कितनी है 7 मीटर। अब जब वो क्वार्टर राउंड पूरा कर लेगा तो उसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अगर पार्टिकल बेटा ए से स्टार्ट करता है, सोचना थोड़ा सा, ठीक है ना, ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है पार्टिकल, ये 7 मीटर है। तो अगर ए से स्टार्ट करता है पार्टिकल तो इसका क्वार्टर राउंड कहाँ पे पूरा होगा, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। ठीक है, तो इस सर्कल का 1/4 हिस्सा यहाँ पर है, तो ये इसका क्वार्टर राउंड अगर ए से स्टार्ट करता है तो कहाँ पूरा हो जाएगा, बी पे। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। डिस्टेंस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, तो जिस रास्ते पर पार्टिकल चल रहा है उसकी लेंथ हमें मेजरमेंट करनी है। इस सर्कल की बाउंड्री को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं बेटा। ठीक है ना, पूरे सर्कल एक कंप्लीट राउंड की कितनी लेंथ होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है, 2πr। अभी कितना चला है ये पूरे सर्कल का, 1/4 हिस्सा चला है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपकी 7 है, इंटू 1/4। ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 11 और 7 से 7 गया। यानी क्वार्टर राउंड के लिए जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, 11। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको बताया था इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखते हैं बस अपन। तो स्टार्ट यहाँ से किया, एंड यहाँ पे किया, तो ये जो लेंथ आएगी अपने पास, ये वाली, एक्चुअल में ये लेंथ जो होगी वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब ये एंगल 90 का, ये 7 मीटर है रेडियस, तो ऑफकोर्स ये वाली रेडियस भी कितनी होगी, 7 की होगी। आप इस ट्राइंगल को देखो बेटा, ट्राइंगल OAB को देखो आप, कैसा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है हमें, राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है।
राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर क्या फॉलो करेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें तो ये वाली लाइन चाहिए, ये वाली, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर ये कितना है 7 और ये भी कितना है 7, 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 49 प्लस 49 दैट इज 98। इसका रूट ले लो, रूट 98 सॉल्व कर लेंगे प्राइम फैक्टर करके, कितना आंसर आने वाला है 7√2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाला अपन ने एक्चुअल में, तो ये कितना आया है 7√2 मीटर क्वार्टर राउंड के लिए, और डिस्टेंस कितनी आई है 11 मीटर। ये क्वार्टर राउंड के लिए सोल्व किया। अब अपन इसको देखते हैं फुल राउंड के लिए कितना आएगा, सॉरी हाफ राउंड के लिए। तो बहुत इजी है। हाफ राउंड मतलब अगर पार्टिकल ए से स्टार्ट करता है तो उसका हाफ राउंड कहाँ पूरा हो जाएगा, सी पे। पहले तो हमें ये समझना होगा हाफ राउंड मतलब आधा राउंड कहाँ पूरा होगा, ए से स्टार्ट करेगा तो कहाँ पे खत्म हो जाएगा, सी पे। तो हाफ राउंड के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये लेंथ कितनी होगी, पूरी तो 2πr होगी, लेकिन ये कितना चला है, हाफ चला है, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, 2 r की वैल्यू 7 इंटू 1/2 22 मीटर। और वैसे भी हमें क्लियर था कि 1/4 राउंड का 11 आया था, ये 11 मीटर थी डिस्टेंस, तो अगली भी कितनी होगी 11 ही होगी। तो 11 प्लस 11 कैसा आ रहा है आंसर 22। अब रही बात डिस्प्लेसमेंट की, तो हाफ राउंड के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बेटा फिर से देखो आप, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। अब आप इन दोनों को अगर ज्वाइन कराओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, स्ट्रेट लेंथ क्या मिलेगी आपको, डायमीटर जितनी मिलेगी, रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना होगा 2 इंटू 7 दैट इज 14 मीटर। तो मैं बड़े बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनकी फिजिक्स थोड़ी सी वीक होती है, तो अपन बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते करते चलेंगे और फिर आगे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक, ये हो गया किसके लिए, हाफ राउंड के लिए। अब मान लो फुल राउंड की बात करी, तो फुल राउंड में क्या होगा, अगर ए से चालू करेगा पार्टिकल तो ऐसे घूम फिर के वापस कहाँ पे आ जाएगा, ए पर ही आ जाएगा। तो इस प्रोसेस में डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2πr, क्योंकि एक राउंड पूरा कर लिया तो एक राउंड की लेंथ कितनी होगी सर्कल की 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू। अब रही बात किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पार्टिकल की सेम हो जाती है किसी भी वक्त, तो उस टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। तो 1 राउंड में क्या होगा, ए से चलेगा तो वापस घूम फिर के ए भी आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इससे ज़्यादा भी पूछ सकते थे अपन, जैसे मैं आपको बोलता हूँ 1.5 राउंड का क्या होगा, 1.5 राउंड अगर कर लेता है तो क्या होगा। तो बहुत ईजी, डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ती ही चली जाएगी, जैसे जैसे पार्टिकल चलेगा तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ती चली जाएगी। तो एक राउंड की डिस्टेंस अपने पास कितनी आ गई थी 44, तो 1 राउंड की 44 है तो हाफ राउंड की कितनी होगी 22, दोनों को ऐड कर दो। वहीं अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में हमें सिर्फ 2 पॉइंट देखने होते हैं, इनिशियल और फाइनल। ये इनिशियल है और ये फाइनल है, क्योंकि इसका 1.5 राउंड का पूरा होगा, एक राउंड तो यहाँ पे फिर आधा चक्कर यहाँ पे, तो ये हो गया आपका कितना 14 मीटर। ऐसे 2 राउंड की भी बात कर सकते थे, तो 2 राउंड का आंसर कितना हो जाएगा, एक राउंड का 44 प्लस 44, ये तो डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा अगेन 0। ठीक है, तो ये सर्कल वाले क्वेश्चन होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। और क्वेश्चन लेते हैं, ट्राई करना आप। ओके बेटा, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। कोई पार्टिकल है जो इस ट्रैक पर चल रहा है, ABCDE, ये 8 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये फिर से 4 मीटर और ये 1 मीटर है। तो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है पार्टिकल का, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एंडिंग पॉइंट है। एक कोशिश करें फिर आप आंसर चेक करना।
चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें बेसिक ज्योमेट्री थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ज्योमेट्री की हेल्प से हो जाएंगे। आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर वेक्टर भी लगेगा। तो अभी हाल फिलहाल जो क्वेश्चन है इसमें तो हम ज्योमेट्री से हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो ये एंडिंग पॉइंट और ये स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा। हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो एक्चुअल में हमें ये वाली लेंथ चाहिए, ये वाली। अब ये लेंथ जो होगी वो मैं ज्योमेट्री से निकाल लूँगा। कैसे, ध्यान देना। इसको यहाँ से एक्सटेंड करते हैं अपन, ठीक है, फिगर को। तो देखो आप, ये 4 मीटर है तो ये अपोजिट साइड भी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर की हो जाएगी। ये टोटल 8 मीटर है, उसमें से ये हिस्सा अगर 4 मीटर है तो ये बचा कुचा कितना हो जाएगा, ये 4 मीटर हो जाएगा। ये 4 मीटर है तो सामने वाली पूरी लेंथ कितनी होगी, 4 मीटर होगी, ये वाली। अब उसमें से ये 1 मीटर है तो ये वाली कितनी होगी, 3 मीटर। ठीक, ये 3 + 1 हो गया इसके बराबर 4। ये 4 है तो ये भी 4, टोटल 8 है तो ये बचा कुचा कितना हो गया, ये भी 4 हो गया। हमें ये लेंथ चाहिए, ये एंगल 90 का दिख ही रहा है। कौन सी थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ये आंसर कितना मिल जाएगा अपन को, AE² = 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सोल्व कर लो, का आंसर कितना आएगा, 5। और वैसे भी याद होना चाहिए आपको 3, 4, 5 का क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया 5 मीटर। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप करें। एक और इजी क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ट्रेवल्स 3 मीटर अलोंग ईस्ट एंड देन ट्रेवल्स 4 मीटर अलोंग नॉर्थ। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। इसका 5 आएगा आंसर। चलिए अभी देखते हैं। ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो सिचुएशन क्या बोल रही है, एक पार्टिकल पहले 3 मीटर चलता है ईस्ट में, मतलब ए से। तो ए से चला बी पे, ये कितना है, 3 मीटर। उसके बाद वो 4 मीटर चलता है किधर, नॉर्थ पे। तो पहले तो ईस्ट में चला, फिर उसके बाद नॉर्थ में ऐसे सी पे पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा ईस्ट और नॉर्थ के बीच का। तो हमारे पास ये आएगा आंसर। ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, 5। हमसे मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है बस, तो हम आंसर लिख देंगे 5 मीटर। ठीक है। हाँ, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछता हमसे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, तो फिर हमें IJK की फॉर्म में आंसर देना पड़ता। तो इसलिए मैंने बोला था वेक्टर आने चाहिए आपको। तो ये 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में है, तो हम इसके लिए I कैप इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 3I कैप प्लस उसके बाद किधर घूम गया है, नॉर्थ में घूम गया। नॉर्थ के लिए हम J कैप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो 4J कैप। ये तो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूरा, और ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भी आप निकालोगे तो आ जाएगा इसका √3² + 4², दैट इज अगेन 5। तो बेटा अभी इस लेक्चर में तो अपन ने इंट्रोडक्शन लिया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट वीडियो में अपन थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ये बिल्कुल 0 लेवल से अपन ने स्टार्ट किया है, ताकि धीरे धीरे आप इम्प्रूव करते चलें। नेक्स्ट वीडियो में अपन और इससे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लेंगे, उनको भी आप अटेम्प्ट करना। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।